थप्पड़ भाग फोर। उन्होंने तड़ाक का एक झन्नाटेदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज उठा। मयंक ने इतनी फुर्ती से हाथ चलाया कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिला। रूपा, क्या गई तुम? इधर आओ, क्या वाक्या है ये? तुम अभी अपने घर वालों को बुलाओ और बोलो कि वो आकर तुम्हें ले जाए यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ एक दिन भी रहने नहीं दे सकता। बोलो किस किस लड़के के साथ संबंध थे तुम्हारे? तुम कितनों के साथ गुल खिला चुकी हो अब तक? क्या तेरे बाप ने हमसे झूठ बोलकर शादी करवाया? आज बुलाओ अपने घर वालों को और फैसले करवाओ। मैं तुमको अब अपनी पत्नी नहीं मान सकता। चेतन चिल्ला जा रहा था। रूपा चुपचाप खड़ी थी। पता नहीं कैसे चेतन के हाथ रूपा को लिखा मयंक का प्रेम पत्र लग गया था। रूपा उसे उलझाते हुए बोली, देखो हम आज आपस में बैठकर बात कर सकते हैं और ये पत्र तो बहुत पुराना है। हमारी शादी हो चुकी है और मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। मैं कैसे मान लूँ कि शादी के बाद सब भूल चुकी हो तुम? अगर भूल गई होती तो ये लव लेटर यहाँ नहीं पड़ा होता, किसी कूड़ेदान में होता। ये अब ये बताओ कि हमारी शादी के 1 साल हो गए और 1 साल में दरमियान कितनी बार गई हो उस मयंक के पास? कितनी बार? चेतन ने चिल्लाते हुए पूछा। तुम समझने की कोशिश करो चेतन। तभी चेतन बात काटते हुए चिल्लाया, क्या क्या समझने की कोशिश करूं मैं? ये लव लेटर, ये गिफ्ट से थोड़ी देर चुप रहने के बाद गया यार इसके चक्कर में। और तेरा बाप तो सबसे बड़ा कमीना है। साला झूठ बोलकर हमारी शादी करवा दी तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई यार। वह कसकर पकड़कर बैठ गया। रूपा उसे कुछ नहीं कहे जा सकता। बस आंखों से आंसू आ गए। कैसे चेतन से कहे कि हाँ प्यार करती थी वो मयंक से, लेकिन उनकी शादी के लिए उनके घर वाले तैयार नहीं थे और उसकी शादी चेतन से हो गई। लेकिन चेतन ने उसे इतना खुश रखा कि वो मयंक को भूल चुकी थी, आगे बढ़ गई वो जिंदगी में। शादी के बाद मयंक से मिलना तो दूर बात भी नहीं हुई थी उससे। आखिर दोनों ने मिलकर फैसला जो किया था वही कि जिंदगी में कभी दूसरे के लिए मुसीबत नहीं बनेगी। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी से दूर हो जाएंगे और दोनों के बीच कोई कनेक्ट भी नहीं रहेगा। शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन रूपा ने सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की भलाई समझी और चेतन को अपना सब कुछ मानकर जिंदगी को जीने लगी। अब ना जाने ये मयंक का जिन पर कहां से निकल आया। शायद कुछ लेटर्स थे जो आपकी अलमारी में से किसी किताब के बीच में पड़े हुए थे। उन्हीं लेटर्स में उन गिफ्ट्स का जिक्र था। शायद कुछ खोज रहा था चेतन, तभी ये किताब उसके हाथ लग गई और ये सीन बन गया घर का। रूपा ने चेतन को समझाने का यत्न किया पर चेतन को समझने को राजी ना था। उसने अपने माँ के घर पापा को भी ये बात बता दो और अपने ससुराल में भी हंगामा मचा दिया। चेतन कितना कुछ सोचा था। अपनी शादी की पहली सालगिरह को खुशनुमा बनाने के लिए दोनों तैयार हो गए थे, अकाउंटिंग और लॉन्ग ड्राइवर के लिए। लेकिन सब तैयारी, योजना और सपनों पर पानी फिर गया। चेतन ने आनंद फानन में पंचायती भी बुलवा ली, जिसमें अपने घर के लोगों के अलावा ससुराल के लोग भी थे और अपने रूपा के मोबाइल में मयंक को भी बुलाया था। एक बड़े होटल में बैठकर हो रही थी बहस। आरोप प्रत्यारोप का जोर जारी था। चेतन और उसके घर वाले रूपा और उसके घर वालों पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे थे, तो वही रूपा के घर वाले रूपा के ऊपर प्रताड़ना का केस बना रहे थे। हालांकि दोनों इस बात पर राजी थे कि शादी से पहले रूपा के संबंध मयंक से था, लेकिन रूपा के घर वाले जाति को लेकर शादी को मना कर दिए थे। रूपा की शादी चेतन से हुई। दोनों खुश थे शादी से, लेकिन शायद रूपा की पिछली जिंदगी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। बैठक में मयंक चुपचाप उसके बहस और झगड़े को सुन रहा था। सफेद कमीज, काली पैंट के साथ काले रंग का सूट, ऊपर से काली बेल्ट, चमड़े के जूते, काली फीते और घड़ी और एक चश्मा पहने में लग रहा था कि वो या तो अच्छी नौकरी करता है या फिर अच्छा बिजनेसमैन है। रूपा उसके तरफ एक बार देखती और फिर चुपचाप दोनों घरों में पंचायती को देखने सुनने लगी। मयंक ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। अब तक दोनों की नजरें नहीं मिली थी। तभी चेतन मयंक की ओर देखते हुए उस पर कसा, ये देखो जनाब को लग रहा है जैसे खुद की शादी में आए हैं, सूट बूट में। इस ख्वाब में आए थे कि रूपा अब उसकी होने वाली है। चेतन के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। चेतन बोलता जा रहा था, रूपा चलो जाओ अपने आशिक के बाहों में। तभी रूपा के पापा ने आपत्ति जताई, ये क्या मजाक है चेतन बाबू, कोई अपनी पत्नी को ऐसे बोलता है क्या, वो भी आपके पिता के सामने? तब तक चेतन के पिता ने कहा, गलत क्या बोल रहा है चेतन, सच कुछ ज्यादा ही कड़वा लग रही है। क्या समझी जी,
रूपा की आंखें भर गई। वो कितनी बदनसीब थी कि उसके सामने उसके पिता की इज्जत तार तार हो रही थी और पिता कुछ नहीं कर पा रही थी। कसूर तो उसका था। फिर चेतन मयंक की ओर थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अबे सुन, ले जा अपनी इस अधूरी मोहब्बत को और आज के बाद मनहूस चेहरा मत दिखाना, वरना गोली मार देंगे तुम दोनों को हम। वैसे भी तुमको आदत होगी जटा खाने की। पर मुझे मेरे घर वालों ने कभी झूठा नहीं खिलाया, शायद तुम्हारे घर वालों ने खिलाया होगा। ले जाए इस झूठे को। अब उसने रूपा की ओर इशारा किया। ये सुनते कि रूपा ने के पापा भड़क गए। चेतन बाबू, आप लिमिट की ओर को पार कर रहे हैं। इससे ज्यादा आगे कुछ बोलने से अपनी अंजाम सोच लीजिएगा। चेतन के पिता ने बात काटते हुए, क्या अंजाम, क्या कर लेंगे आप? धमकी दे रहे हैं हम लोगों को? तब तक चेतन चिल्लाया, आप चुप रहिए ससुर जी, मजाक बना दिए मेरी जिंदगी का। आप लोगों ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही कर गई न आपकी वजह से। फिर मयंक की ओर देखते हुए, और इस जैसे कमीने को तेरे, अरे थोड़ी भी शर्म होती तो चुपचाप बैठ नहीं रहता। माँ बाप भी सोचने होंगे क्या नामर्द बच्चा जना है। उन्होंने तड़ाक कर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज उठा। मयंक ने इतनी फुर्ती से हाथ चलाया कि किसी और को सोचने का कोई मौका नहीं मिला। जब तक उसका दूसरा हाथ चेतन पर उठा तो रूपा ने उसके हाथ पकड़ लिया। लाल लाल आंखें तरेरते हुए उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का हाथ उठाने की? अगर फिर से ऐसी जरूरत की ना मयंक, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे दोस्त थे। मयंक ने चेतन को कहा, बहुत बहुत प्यार करते हैं हम रूपा से। आज ये तेरे खातिर मुझे भूल गए तो क्या नहीं भूल पाया ना तुमको? मुझे गाली दी, माफ किया। मेरे संस्कारों को गाली दी, माफ किया। लेकिन तुमने रूपा को गाली दिया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो तय है कि अगली बार जब भी कभी तुम किसी नारी का अपमान करोगे तो ये थप्पड़ और ये रूपा का हाथ तुम्हें जरूर याद आएगा। जिस नारी का तुम भरी सभा में अपमान कर रहे थे, नारी ने तुम्हारा बचाया, क्योंकि उसके लिए तुम पति नहीं सब कुछ हो। और रही बात झूठे खाने की, तो हाँ, मैंने झूठे खाए हैं। अपने माँ बाप और अपना कोई दुख नहीं है। मुझे गर्व है, काश तुम भी झूठे खाए होते अपने माँ बाप के, तब शायद इतनी अक्ल जरूर होती और बड़े का सम्मान कैसे किया जाता और नारी की इज्जत कैसे की जाती। लगता है तेरे बाप ने कभी झूठा नहीं खाया। एक बात और, मुझे पता नहीं मुझे घमंड किस बात का है, लेकिन तेरा घमंड तो तेरा एक थप्पड़ नहीं तोड़ दिया। मेरे बारे में जानोगे तो पता नहीं तो क्या हश्र होगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये वाकया तुम्हें हमेशा याद रहेगा। और किसी तेरे गुमान भारी सभा में एक थप्पड़ तो से तोड़ दिया, लेकिन उसी गुमान को किसी के हाथ से बचा लिया। यह कहते हुए वह सर झुकाए आंखों को पोंछते हुए कमरे में निकलने लगा। तभी अचानक सामने से वह लेटर से टकरा गया और ट्रे में रखा गिलास का पानी उसके ऊपर गिर गया। वेटर ने उसे देखा तो विश्वास पूर्वक कहा, सर आप सलाम कर। सर आपके मयंक को सलामी ठोकी। सर सॉरी सर, आप पहले बता देते। मयंक ने उसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराकर चला दिया। सभी आश्चर्य से दोनों को देख रहे थे। पता चला कि इस होटल का मालिक मयंक ही है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर आए, नीचे देखा मयंक एक काफी महंगी गाड़ी के पास खड़ा था और दो लोग उसके सूट को खोलकर उसे दूसरा सूट बना रहे थे। थोड़ी देर बाद मयंक अपनी कार में बैठकर चला गया। बीता समय बीता, महीना साल बीत गया। सुबह 9 बज चुके थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मयंक अभी तक सो रहा था। कौन है यार? इस टाइम अपने नींद से उठते हुए कहा, आ रहा हूँ यार। उसने अपनी बात पूरी की और दरवाजा खोला। उसके लिए आपके लिए कोरियर है, डिलीवरी बॉय ने कहा। मयंक ने साइन करके उस सामान को ले लिया। खोला तो एक कार्ड था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, सॉरी, रियली सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर and thank you for your showing me right mark. Me and my wife Rupa and very happy and we are celebrating second marriage anniversary today. Can't we meet together today? मुस्कुरा उठा और मन ही मन बोला, ओके। फिर वो उत्साह से दिन की शुरुआत करने चला गया। अगला जैसी सुबह हुई तो आज ही हुई, इतने दिनों के बाद। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।